हमने फोर्स लगाया और उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ। फोर्स लगाने के दोनों मेथड में से कोई भी मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं, भले कांटेक्ट से फोर्स लगाएं या फील्ड से फोर्स लगाएं। फोर्स लगाया और उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ तो हम कहेंगे हमने वर्क कर दिया, द वर्क इज डन। सो वर्क इज डन when a force is applied and there is displacement। ये दो क्वांटिटी होनी चाहिए। तो ये वर्क की डेफिनेशन लिख लीजिए, वर्क इज डन when force is applied and displacement takes place। Okay, force is applied, displacement takes place, then work is done। इसमें अगर इन दोनों में से एक चीज एब्सेंट है तो वर्क नहीं होगा। हाउ डू वी कैलकुलेट वर्क? द आंसर इज द वर्क इज डन, मोर इज द फोर्स, मोर इज द वर्क डन, मोर इज द डिस्प्लेसमेंट, मोर इज द वर्क डन। अगर हम किसी चीज को 1 मीटर ढकेलते हैं तो हम कुछ काम करते हैं, अगर 2 मीटर ढकेलते हैं तो हम ज्यादा काम करते हैं। तो वर्क किसके प्रोपोर्शनेट है? डिस्प्लेसमेंट के। वर्क किसके प्रोपोर्शनेट है? फोर्स के। 1 किलो की चीज को उठाना और 10 किलो की चीज को उठाना, ज्यादा वर्क करना है तो फोर्स 10 किलो का ज्यादा है, तो फोर्स के भी वर्क प्रोपोर्शनेट होता है। तो वर्क का फॉर्मूला हमने बनाया, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये डिस्प्लेसमेंट किधर होना चाहिए? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये होता है वर्क डन। ओके, वर्क डन का यूनिट क्या होगा? तो वर्क डन का यूनिट होगा न्यूटन इंटू मीटर। फोर्स का हम पहले यूनिट बना चुके हैं न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है? मीटर, न्यूटन मीटर। लेकिन वर्क और एनर्जी इसका फिजिक्स में इतना ज्यादा यूज है कि हम लोग 2 शब्द को भी छोटा करके 1 बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम बार बार यूज करेंगे। तो जिस साइंटिस्ट ने इस पर बहुत काम किया था उसके ऑनर में हमने एक डिराइव्ड यूनिट बना दिया वर्क का, और उस यूनिट का नाम क्या रखा? ऑल ऑफ यू नो दैट इट इज जूल, और इसका सिंबल क्या होगा? कैपिटल जे, जूल। सो जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क। नाउ कैन वी डिफाइन 1 जूल वर्क कब होगा? वी कैन वेरी वेल डिफाइन। फोर्स कितना लगाएंगे? डिस्प्लेसमेंट कितना करेंगे? 1 मीटर। ओके, सो व्हेन 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड एंड द डिस्प्लेसमेंट इज 1 मीटर, ये हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। डिफाइन 1 जूल वर्क। When 1 Newton force is applied, force is applied on a body and the displacement in the direction of force is 1 meter, and the displacement in the direction of force is 1 meter. Then work done is 1 joule.
when work done is 1 joule. ओके, क्या आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि 1 जूल वर्क कितना होता है? क्या आप 1 जूल वर्क कर सकते हैं? क्या 1 जूल वर्क करना हमारे लिए पॉसिबल है? ये छोटा सा वर्क होता है कि बहुत बड़ा वर्क होता है कि हम नहीं कर सकते, या इतना छोटा होता है कि इससे बहुत बड़ा वर्क हम करते रहते? कैन यू हैव एन आइडिया कि 1 जूल वर्क कितना हो सकता है? यस, कैसे? 1 जूल वर्क का आइडिया लगाना बहुत आसान है। देखिए, मैंने अपने हाथ में इसको रखा और इसका मास है 100 ग्राम। 100 ग्राम कितना होता है? 0.1 kg। ये हाथ पे रखा 0.1 kg। बताइए ये मेरे हाथ पे कितना फोर्स लगा है? mg। m कितना? 0.1। g की वैल्यू 10 लीजिए, कितना हो गया? 1 न्यूटन लगा रहा है। इसको मैंने 1 मीटर ऊपर उठा दिया, कुछ काम किया। कितना फोर्स लगाया? 1 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना किया? हाउ मच वर्क इज डन? दिस इज 1 जूल। समझ आया? 1 जूल वर्क कोई बहुत ज्यादा वर्क नहीं होता, इट्स वेरी ऑर्डिनरी। एक 100 ग्राम के 100 ग्राम्स के बार को हाथ में रखिए और 1 मीटर ऐसा उठाइए। दिस गिव्स यू एन आइडिया कि 1 जूल वर्क कितना वर्क होता है, राइट? सो दिस इज यूनिट ऑफ वर्क। ओके, अब हम वापस आते हैं कैलकुलेशन। फिर से वर्क की कैलकुलेशन हमने क्या की? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में नहीं है तो क्या ऐसा हो सकता है? आंसर हो सकता है। हम एक रोलर को खींचते हैं, रोलर का हैंडल ऐसा है, सड़क पे रखा है, हैंडल को हम ऐसे खींचते जाते हैं और रोलर किधर जाता है? ये सबने देखा है, ये इस तरह से। इसको किधर खींच रहे हैं हम? इस डायरेक्शन। लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर है? फ्लोर की डायरेक्शन। तो इस तरह से रोलर में क्या होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अलग अलग। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में आपने देखा है एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे खींचता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन चलता कैसे? ऐसे। ये यहां से इस तरह से चलता है, यहां पर देखिए ऐसे चलता है और फोर्स इधर है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अलग अलग। एक कार चल रही है या खड़ी है, चल रही है, उसकी स्पीड हमने बढ़ानी है, तो इंजन का एक्सीलरेटर हमने बढ़ाया। इंजन किधर फोर्स लगाता है? सामने। डिस्प्लेसमेंट किधर होता है? सामने। ठीक है। अगर हमने ब्रेक लगाया तो फोर्स किधर लगता है? पीछे। और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? सामने। एक कार का इंजन हमने बंद कर दिया, कार की स्पीड कम होते जाती है, क्यों? पीछे फोर्स लगता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है कार का? जा तो आगे ही रही है, डिस्प्लेसमेंट आगे और फोर्स पीछे। इससे हमको ये समझ में आता है कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को एक तरफ होना पड़ेगा, अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग केसेस में हो सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो हम वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए जो फंडामेंटल बेसिक लॉज हैं उसको हम लोग पढ़ चुके हैं कि हम लोग फोर्स का अलग अलग डायरेक्शन में इफेक्ट निकाल सकते हैं। ये टेक्निक हमको आती है जिसको हम कहते हैं रिजॉल्व करना। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक डायरेक्शन में लगा रहे हैं और उसका डिस्प्लेसमेंट दूसरी डायरेक्शन में हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट पे हमने इधर फोर्स लगाया F, ये फोर्स वेक्टर है, ये उसका मैग्नीट्यूड, ये उसकी डायरेक्शन, और ये ऑब्जेक्ट ऐसा चला जैसा एक रोलर चलता है, यहां से यहां तक, ये इसका हुआ डिस्प्लेसमेंट S इस डायरेक्शन में, और ये इस पे हमने लगाया फोर्स इस डायरेक्शन में। तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन कितना होगा? अब हमारी डेफिनेशन होती है वी कैन मल्टीप्लाई द टू, बट व्हाट इज द कंडीशन? दे शुड बी इन द सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन करने के लिए हम लोग कॉम्पोनेंट वाला मेथड
अपनाते हैं, रिजॉल्व करने वाला मेथड अपनाते हैं। किसको रिजॉल्व करेंगे? फोर्स को कि डिस्प्लेसमेंट को? दोनों ही वेक्टर है, तो आंसर है आप किसी को भी कर सकते हैं, डज नॉट मैटर। और हम देखेंगे कि दोनों में एक ही रिजल्ट आता है। इस फोर्स के हमने दो कंपोनेंट किए, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये एक कंपोनेंट जो इस तरफ होगा ये कितना होगा? दिस कंपोनेंट एंड दिस कंपोनेंट, ये दोनों मिलाकर क्या बना? F। यानी F का इस डायरेक्शन में भी इफेक्ट है और इस डायरेक्शन में भी इफेक्ट है। ये वेक्टर को हम चाहे तो यहां भी शिफ्ट कर सकते हैं। ये पैरेललोग्राम का हो गया, दिस इज वन एंड दिस इज अनदर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट होता है F cos थीटा और ये वाला F sin थीटा। अब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है? F cos थीटा। और हमारी डेफिनेशन क्या कहती है वर्क की? एक ही डायरेक्शन, तो एक ही डायरेक्शन में फोर्स का हमने कौन सा हिस्सा लिया? F cos थीटा। और उसी डायरेक्शन में कौन है? S। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वर्क डन कितना हो गया? वर्क डन इज इक्वल टू F cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय दिस मैग्नीट्यूड ऑफ S। सो दिस इज F cos theta into S, that is Fs cos theta। ये एक मेथड हुआ। और दूसरा मेथड देखिए, ये इसने यहां से S डिस्प्लेसमेंट किया और ये इसका फोर्स है, इधर हमने फोर्स लगाया, ये फोर्स की डायरेक्शन, ये फोर्स का वेक्टर। अब हम क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट के दो कंपोनेंट करते हैं। जिसके कंपोनेंट करने होते हैं, ध्यान दीजिए इस टेक्निक में गलती हो जाती है, जिसके कंपोनेंट आपने करने हैं उसके हेड पर जाइए। अगर F के कंपोनेंट करने हैं तो कहां से स्टार्ट करना है? F के हेड से। अगर S के कंपोनेंट करने हैं तो S के हेड पे जाएंगे। यहां जाके क्या करना है? यहां जाकर आप एक परपेंडिकुलर बनाएंगे दूसरी डायरेक्शन। जब हमने F के कंपोनेंट करने थे तो टेक्निक क्या लगाई? F के हेड पे गए और परपेंडिकुलर बनाया। किस पे? दूसरी डायरेक्शन पे। यहां पर हम किसके हेड पे जाएंगे? S के हेड पे जाएंगे और नॉर्मल बनाएंगे। किस पर? F की डायरेक्शन पे। तो यहां पर गए और यहां से हमने ये नॉर्मल बनाया। तो इस S के दो कंपोनेंट कौन से हुए? यहां से हमने एक लाइन खींची, ये दिस इज वन कंपोनेंट एंड दिस इज वन कंपोनेंट। ट्रायंगल ला से देखिए, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस होता है। तो इसलिए ये दोनों क्या है? S के कंपोनेंट। ये वाला जो कंपोनेंट है इसको हम यहां से पैरेलली यहां भी शिफ्ट कर सकते हैं ऐसे, और हम चाहे तो पैरेललोग्राम ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए ये एक कंपोनेंट, ये दोनों कंपोनेंट और ये उसका रिजल्टेंट S। तो ये दोनों क्या है? S के कंपोनेंट। ऐसा करके हमने क्या किया? ऐसा करके हमने ये किया कि S का एक कंपोनेंट F के पैरेलल या F की डायरेक्शन में बना दिया। यहां हमने क्या किया था? F का एक कंपोनेंट S की डायरेक्शन में बनाया, यहां S का एक कंपोनेंट F की डायरेक्शन में बनाया। अगर ये एंगल थीटा है तो बताइए S का ये कंपोनेंट कितनी स्ट्रेंथ रखता है? मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका? S cos थीटा, S cos थीटा। और ये वाला S sin थीटा। अब हमारे वर्क की डेफिनेशन क्या कहती है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स कितना है? F। डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कितना है? S cos थीटा, S cos थीटा। तो ये कितना हो गया? Fs cos थीटा। और देखिए ये वही आया जो पहले था। तो अगर हम फोर्स के दो कंपोनेंट करें या डिस्प्लेसमेंट के दो कंपोनेंट करें, हमारे रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आता। वर्क का क्या होता है? सेम फॉर्मूला Fs cos थीटा। ओके, ये हो गया वर्क का फॉर्मूला।
तो वर्क के लिए हम किस किस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फोर्स को और डिस्प्लेसमेंट को, क्योंकि s cos थीटा इज ए डिस्प्लेसमेंट, उसी का हिस्सा। ये जो दोनों क्वांटिटीज हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये बेसिकली कौन सी क्वांटिटीज हैं, स्केलर या वेक्टर? फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। तो हम दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है, वर्क। और वर्क कैसी क्वांटिटी? वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वर्क के लिए हमको डायरेक्शन नहीं बतानी पड़ती है। जैसे अगर आप एक कार में 1 लीटर पेट्रोल डलाएंगे तो वो 12 किलोमीटर चलने का वर्क करेगी, 12 किलोमीटर चलने का वर्क करेगी। समझ में आता है? क्या मुझे ये बताना पड़ेगा कि 12 किलोमीटर नॉर्थ जाएगी कि ईस्ट जाएगी? जरूरत नहीं है, जिधर भी ले जाएंगे जाएगी। तो क्या वर्क में हमको डायरेक्शन बताना जरूरी है? नहीं है। इसलिए वर्क कौन सी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी, जिसमें हम खाली उसका स्केल बताते हैं, मैग्नीट्यूड बताते हैं, हमको डायरेक्शन नहीं चाहिए। ओके, ये चीज समझ में आई? तो देखिए, वर्क जो है, हमको वर्क का कैलकुलेशन किससे मिलता है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों कैसी क्वांटिटीज है? वेक्टर। दो वेक्टर क्वांटिटी को हमने मल्टीप्लाई किया, लेकिन मिली क्या हमको? स्केलर क्वांटिटी। क्या ऐसा नियम है? तो बात यह है कि नियम वो होता है जो नेचर में पाया जाता है। नेचर में जो चीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? नियम। हम नहीं बनाते नियम। तो स्केलर प्रोडक्ट है इसलिए ऐसा होगा, ऐसी बात नहीं है। चूंकि ऐसा होता है इसलिए हम इसको नियम मानते हैं कि फिजिक्स में ऐसा होता है कि दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाती है? एक स्केलर क्वांटिटी बनती है। ऐसे एग्जांपल अवेलेबल है। कहां अवेलेबल है? यहां अवेलेबल। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया तो हमको जो वर्क मिला वो बेसिकली कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। इस तरह का जो मल्टीप्लिकेशन है, ऐसे मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन या स्केलर प्रोडक्ट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट जब हमने किया, एक स्केलर क्वांटिटी वर्क मिली, इसलिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के का ये कौन सा प्रोडक्ट है? तो आंसर है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट। अब बार बार हम लोग स्केलर प्रोडक्ट इतने बड़े बड़े शब्द नहीं लिख सकते, तो उसके लिए हमने एक निशानी बनाई, एक शॉर्टकट बनाया। ये हम लिखेंगे F, ये लिखेंगे S और इसके बीच में एक छोटा सा डॉट लगा देंगे, बस। What does it mean? There is a scalar product between F and S. तो स्केलर प्रोडक्ट होता क्या? तो हमने फिर से वर्क की डेफिनेशन देखी। वर्क की डेफिनेशन हमको क्या बताती है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट शुड बी इन द सेम डायरेक्शन। तो जब सेम डायरेक्शन वाले कंपोनेंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उस प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे? स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि वो हमको स्केलर क्वांटिटी देता है। और उसको लिखेंगे कैसे? एक बीच में डॉट लगा के, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या पड़ गया? डॉट प्रोडक्ट। ओके, फिर से दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में दो तरह के प्रोडक्ट हो सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। दोनों के प्रोडक्ट से जो रिजल्ट बनता है, फिजिक्स में दो तरह के रिजल्ट बनते हैं। नेचर में हमने देखा दो तरह के रिजल्ट बनते हैं, और जो दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके अगर हमारा रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी बनेगा तो हम बोलेंगे हमने कौन सा प्रोडक्ट किया? स्केलर प्रोडक्ट किया। और इसको क्या लिखेंगे? बीच में डॉट लगा देंगे। और उसका नियम क्या लगाएंगे? उसका नियम ये लगाएंगे कि वो A B cos थीटा होगा, F S cos थीटा होगा।
एफ क्या है? एक वेक्टर, एस दूसरा वेक्टर और थीटा दोनों के बीच का एंगल। नियम क्या है? दोनों एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। तो ऐसे को क्या बोलेंगे? डॉट प्रोडक्ट। सो वर्क इज ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या है? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब थोड़ा सा एक नजर इधर देखिए, ये फोर्स था, ये डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का एक कंपोनेंट हमने डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लिया। ये कंपोनेंट कौन सा है? इस कंपोनेंट को जब हम s के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है? वर्क डन। दिस इज ए स्केलर प्रोडक्ट और इसको हम क्या लिख देंगे? F डॉट S। F डॉट S दिस इज इक्वल टू Fs cos। दूसरा ये वाला क्या है? F sin थीटा। अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक दूसरी तरह का प्रोडक्ट आएगा जो कि हम बाद में पढ़ेंगे एंड वी विल राइट इट F क्रॉस S। और ये जो हमको देगा ये एक और क्वांटिटी हमको देगा F sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय S। Fs sin थीटा, Fs sin थीटा एंड इट विल हैव ए डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए हमने इसके साथ एक यूनिट वेक्टर लगा दिया नॉर्मल डायरेक्शन में। तो ये वाला जो हमारा इक्वेशन बना F और S के मल्टीप्लिकेशन का, इसमें हमने F का कौन सा कंपोनेंट लिया है? F sin थीटा जो कि S के नॉर्मल। इसमें हमने कौन सा लिया F का कंपोनेंट जो कि S के पैरेलल। तो S के साथ दो तरह से हम F को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक वो कंपोनेंट से जो S के पैरेलल है और एक उस कंपोनेंट से जो S के नॉर्मल। जब हम S के पैरेलल वाले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। और उसका रिजल्ट जो क्वांटिटी हमको मिलती है वो कैसी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। इसका उल्टा सुनिए, जब S को हम फोर्स के उस कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि S के नॉर्मल है तो ऐसे प्रोडक्ट को हम बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट। और इसका दूसरा नाम, जैसे उसका दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट था, इसका दूसरा नाम क्रॉस प्रोडक्ट होगा। उसके रिजल्ट में हमको स्केलर क्वांटिटी मिलती थी, इसके रिजल्ट में हमको वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। रिजल्ट क्या मिलेगा हमको? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी की निशानी ये यूनिट वेक्टर से हमने मल्टीप्लाई किया। ये रहा मैग्नीट्यूड और ये रहा यूनिट वेक्टर, ये वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सा प्रोडक्ट है? वेक्टर प्रोडक्ट। तो वर्क जो होता है वो कौन सा प्रोडक्ट होता है? स्केलर की वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट। इसलिए हम उसमें क्या लेते हैं? Fs cos थीटा। ठीक है। ये जब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे टॉर्क और जितने भी एंगुलर मोशन वाले, उसमें हमारा ये डेफिनेशन काम में आएगा। उस समय हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे। फिलहाल वेक्टर प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? cos थीटा साथ में लगा देना है बस। दैट इज गुड। This is work done. Okay, next. Work is a scalar quantity, it does not have direction, but it has sign. Sign मतलब positive work, negative work और there may be zero work also. तो अब हम ये पढ़ते हैं how a work can be positive, negative और zero. So work has no direction. ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। बट इट हैज साइन।
Sign means the work may be positive, negative or zero. The work may be positive, negative or zero. ठीक है, अब हम लेते हैं कि वर्क डन पॉजिटिव और वर्क डन नेगेटिव कब होता है। वर्क का एक फॉर्मूला हमने देखा है, एफ एस कॉस थीटा। कॉस थीटा जब पॉजिटिव होगा तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा, जब कॉस थीटा नेगेटिव होगा तो वर्क डन नेगेटिव आएगा, और जब कॉस थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। इट इज वेरी सिंपल। सो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो डिपेंड्स ऑन कॉस। पहली कंडीशन देखिए, when theta is more than 0 but less than 90 degree, यानी थीटा कैसा एंगल है, एक्यूट। If theta is acute angle, then cos theta की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव। Cos theta is positive, therefore work done is positive. Work done is positive. ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 0 to 90। If theta is 90 degree to 180 degree, पाई बाई 2 का मतलब क्या है, 90। That means here theta is obtuse and cos theta is negative. Cos theta is negative, therefore W is negative. Work done is negative. Okay. जैसे एक कार चल रही है, उसका इंजन हमने बंद कर दिया और उस पर फ्रिक्शन काम करता है। फ्रिक्शन किधर काम करता है, पीछे, और वेलोसिटी किधर है, आगे। तो कार में फ्रिक्शन, कार इधर जा रही है, वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, और फ्रिक्शन किधर काम करता है, इसको रोकने वाला, पीछे। तो फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट, इसके बीच में कितना एंगल है, 180 degree, and cos 180 degree is -1. So the work done will be minus F into S. तो कैसा वर्क है ये, नेगेटिव वर्क। ठीक है, अच्छा, एक बॉल को ऊपर फेंका गया है, ग्रेविटी का फोर्स किधर काम कर रहा है, उस पर, नीचे। बॉल किधर जा रही है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव की नेगेटिव, समझ आया। नेगेटिव वर्क कैसे होता है, सो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। पॉजिटिव में आप इंसर्ट कर सकते हैं वर्क डन बाय इंजन ऑन ए कार। इंजन किधर फोर्स लगाता है, सामने। कार भी किधर जाती है, सामने। दोनों के ही डायरेक्शन है, तो ये वर्क कैसा है, पॉजिटिव। Work done by friction on a moving object. तो फ्रिक्शन पीछे काम करता है और डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, तो दिस वर्क डन इज नेगेटिव। So positive work and negative work. Next is zero work.
डिस्प्लेसमेंट एट एनी मोमेंट, यहां से यहां ऐसे हो रहा है, this is direction of displacement. What is the direction of force? Earth is being pulled by the sun due to gravitational force in this direction. This is force and this is displacement. What is the angle between them? 90 degree. So Fs cos 90 कितना हो गया? 0. So what is the work done by sun on the earth? 0. No work is done on the earth. इसी तरह से ये एक प्रोटॉन है और उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, एंड दिस इज द फोर्स. दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट. सो डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स 90 डिग्री. So how much is the work done? 0. So in both the cases, work done is 0 because theta is equal to 90. So when force and displacement are at right angle to each other, then the work done is 0. Okay? ये 3 तरह से वर्क के साइन हो सकते हैं. अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको समझनी है और ये बहुत फंडामेंटल और बेसिक चीज है. जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाना चाहते हैं तो हम कभी भी एक सिंगल फोर्स क्रिएट नहीं कर सकते. फोर्स हमेशा पेयर में क्रिएट किया जाता है, जोड़ी में. किस तरह से? अगर हमको एक कार को धक्का मारना है, कांटेक्ट फोर्स, तो पहले हम अर्थ के साथ कांटेक्ट बनाते हैं, अर्थ को पैर से पीछे ढकेलते हैं, तभी हम हाथ से कार को आगे ढकेल सकते हैं. हमारी बॉडी दोनों तरफ ऐसा फोर्स लगाएगी. जितना हम अर्थ को पीछे ढकेलेंगे उतना ही कार को आगे ढकेलेंगे. अगर हमारे पैर के नीचे केले का छिलका आ गया और हम अर्थ पर फोर्स नहीं लगा पाए तो कार को भी नहीं ढकेल पाए. तो फोर्स हमारा अपना नहीं होता है, हम हमेशा उधार देते हैं कहीं ना कहीं. तो फोर्स हमेशा दो जोड़ी में लगता है. इसी तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट पर एट ए टाइम एक से ज्यादा फोर्स काम कर सकते हैं. इस बात को जरा ध्यान से समझिए. एक बॉल मैंने हाथ में लिया और ऐसे ऊपर फेंका. अगर मैं बॉल को ऊपर फेंकता हूं तो मैंने बॉल पर किस डायरेक्शन पे फोर्स लगाया? अपवर्ड. उस फोर्स के कारण बॉल किधर जा रही है? ऊपर. अर्थ किधर फोर्स लगा रही है? डाउनवर्ड. तो एक बॉल पर 2 फोर्स लगे. दैट इज पॉसिबल. हमने फोर्स वाले चैप्टर में पढ़ा है कि एक ऑब्जेक्ट पर एक से ज्यादा फोर्सेस लग सकते हैं, उससे हम नेट फोर्स बना सकते हैं. तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक कार मूव कर रही है, इंजन उसको किधर खींच रहा है? सामने. फ्रिक्शन उस पर किधर फोर्स लगा रहा है? पीछे. अच्छा, अब वर्क कौन करेगा? जब मैंने बॉल को ऊपर फेंका तो ग्रेविटी का फोर्स नीचे लग रहा है और उस पर डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है. तो क्या ग्रेविटी का फोर्स बॉल पर वर्क कर रहा है? क्या मैंने बॉल पर वर्क किया? मैंने किया, ग्रेविटी ने भी किया. मैं सामने बैठा हूं इसलिए नहीं. तो ग्रेविटी ने भी वर्क किया, पर हमने अभी पढ़ा वो वर्क कैसा है? नेगेटिव. मैंने कैसा वर्क किया? पॉजिटिव, क्योंकि मेरा फोर्स भी इधर था और डिस्प्लेसमेंट भी इधर. तो जब भी किसी बॉडी पर एक फोर्स पॉजिटिव काम करता है तो पक्का याद रखिए एक उल्टा फोर्स उस पर जरूर होगा जो क्या काम कर रहा होगा? नेगेटिव. और टोटल चेंज इन एनर्जी 0 होता है. दैट इज कंजर्वेशन लॉ. कंजर्वेशन लॉ एक बार हम लोग ब्रीफली पढ़ चुके हैं, इसके बाद हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे. अब मेरी बात फिर से सुनिए और ध्यान दीजिए. वर्क कौन करता है? हु डज द वर्क? द आंसर इज फोर्स डज द वर्क. वर्क कौन करता है? फोर्स.
अच्छा, फोर्स करेगा या उस फोर्स का जो एजेंट है जिसने फोर्स लगाया उसको क्रेडिट मिलेगा या उस फोर्स को क्रेडिट मिलेगा? ठीक है, जैसे मैंने अगर बॉल को ऊपर फेंका तो ये वर्क किसने किया? मैंने किया। फोर्स का नाम क्या है? मस्कुलर फोर्स। मसल के मस्कुलर फोर्स को हमने यूज किया, तो वर्क डन बाय में आप दोनों यूज कर सकते हैं, वर्क डन बाय मस्कुलर फोर्स और वर्क डन बाय मी, दोनों ठीक है। समझ आया? ये है बाय। कौन सा शब्द यूज किया? बाय। बॉल ऊपर गया, उस पर वर्क हुआ, उसके लिए क्या शब्द यूज करना है? वर्क इज डन ऑन द बॉल। वर्क इज डन ऑन द बॉल। वर्क इज डन बाय फोर्स या एजेंट ऑफ द फोर्स। वर्क इज डन ऑन द ऑब्जेक्ट जिस पर फोर्स किया। अब जब ये बॉल ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी का फोर्स इस पर नीचे लग रहा है और बॉल ऊपर जा रहा है, तो ग्रेविटी का फोर्स इस बॉल पे काम कर रहा है कि नहीं? तो आंसर है यस, कर रहा है। क्यों? क्योंकि फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री भी है, कैलकुलेशन भी है, माइनस एफएक्स कैलकुलेशन है, तो ग्रेविटी का फोर्स भी वर्क कर रहा है। कितना? माइनस एफएक्स। अब अगर मैंने बॉल पे वर्क किया, एफ लगाया, बॉल 10 मीटर तक ऊपर गया, द वर्क डन इज 1000 जूल। ग्रेविटी ने भी उस पर काम किया, कितना? माइनस 1000 जूल। क्योंकि इस पूरे टाइम में ग्रेविटी किधर लग रही थी? नीचे, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा था? ऊपर। तो ये कैसा वर्क हुआ? निगेटिव। तो अगर हम बोलेंगे वर्क डन बाय मी इज प्लस 1000 जूल, वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस 1000 जूल, दोनों आंसर करेक्ट। तो अब आप क्या आंसर दोगे इसमें? अगर आपसे पूछा गया दैट फोर्स इज 100 न्यूटन एंड द डिस्प्लेसमेंट इज 10 मीटर, हाउ मच इज द वर्क डन? तो आपका काउंटर क्वेश्चन होगा वर्क डन बाय हूम। तो इसलिए हमारे क्वेश्चन में ये आना जरूरी है कि हम वर्क डन किस फोर्स से पूछ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको ये नॉलेज है कि एट ए टाइम दो फोर्स हमेशा काम करते रहे। एक कार आगे चलती है तो इंजन भी फोर्स लगा रहा है और फ्रिक्शन भी फोर्स लगा रहा है। अगर मुझसे पूछा जाएगा वर्क डन बाय इंजन, तो मैं बोलूंगा प्लस 1000, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस 1। तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि वर्क डन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। दो एजेंट हमेशा होंगे, एक पॉजिटिव वर्क कर रहा होगा और एक नेगेटिव वर्क कर रहा होगा। टोटल हमेशा 0 आएगा। अगर टोटल 0 आएगा तो हम कैसे बोलेंगे कि बॉल ऊपर गई है तो वर्क डन हुआ है? तो आंसर है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉल ऊपर गई है, वर्क डन हुआ है। किसने किया? मैंने वर्क किया है 1000 जूल। कैसा वर्क किया है? पॉजिटिव। ओके, तो ग्रेविटी ने कितना वर्क किया है? ग्रेविटी ने भी वर्क किया है, उसने कितना किया है? माइनस 1000। वर्क कितना हुआ बॉल पे? 1000। मैंने किया प्लस, ग्रेविटी ने किया माइनस। क्यों? क्योंकि अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, हमारे नेचर का रूल है कि एनर्जी कैन नॉट बी एडेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी हमेशा जितना टोटल है उतना ही रहना चाहिए। अगर मैं +1 कर दूंगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी इस दुनिया की? नहीं हो सकता। तो किसी ना किसी को नेगेटिव वर्क करना पड़ेगा ताकि टोटल एनर्जी क्या रहे? टोटल एनर्जी 0 रहे। नेट टोटल कितना होना चाहिए? 0। दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी हमको लगाना है, वर्क डन भी हमको कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाउ मच इज द वर्क डन ऑन द बॉल? 100 into 10 1000। ठीक है, प्लस माइनस का फैसला करना है तो उसके लिए हम क्या देखेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछता है। वर्क डन बाय द पर्सन और वर्क डन बाय द ग्रेविटी, वर्क डन बाय द इंजन और वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। तो प्लस माइनस का हमको इस तरह से फैसला मिलेगा।
ये बात अब समझ में आ रही है आपको कि वर्क डन के साथ में कौन सा शब्द जरूरी है? बाय। वर्क डन बाय। जब तक वर्क डन बाय नहीं होगा आपको फोर्स पता नहीं लगेगा, आप उसका साइन नहीं बता पाओगे। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि फोर्स जब आपको हम बताएंगे तब तो आप इमेजिन करोगे कि फोर्स डायरेक्शन क्या बना रहा है और उस डायरेक्शन से फैसला होगा। ओके, ये एक चीज हो गई। अब अगली चीज सुनिए, जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसे होने चाहिए? एट राइट एंगल टू ईच अदर। और ये सब एग्जांपल आपने देखे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह के और भी एग्जांपल आएंगे। हाँ, कोई एग्जांपल डिसेप्टिव होते हैं, थोड़ा सा हमको टेस्ट करने के लिए या कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करने के लिए, डाउट करने के लिए ये बनाए जाते हैं। जैसे एक पुली के सिर पर आपने लोड डाला, बॉक्स रखा, बॉक्स किधर दबाता है पुली को? नीचे। पुली उसको किधर दबाता है? ऊपर। ठीक है, फिर पुली ऐसे डिस्प्लेस होता है, अपनी जगह से चलता है। ऐसे पुली चला और चल के प्लेटफॉर्म के बाहर निकल गया। ठीक है, हाउ मच वर्क इज डन? द फोर्स अप्लाइड इज F, द डिस्प्लेसमेंट इज S. हाउ मच इज द एंगल? देन हाउ मच इज द वर्क डन? जीरो। बाहर निकल के वो आपको कहता पैसा दे दीजिए, और आप उसको फिजिक्स का समझा दिए, Fs cos थीटा तो जीरो हो गया भैया, तुमने तो वर्क किया है, किस चीज का पैसा देंगे? तो क्या पुली ने वर्क किया कि नहीं किया? कैसे किया? नहीं किया। ओके, सुनिए, ये वाला जो एग्जांपल है क्लास 9th में पढ़ाया जाता है और टीचर आपको पढ़ाते हैं वर्क डन बाय पुली इज जीरो। सबको पढ़ाया गया, मेरे को 9th-10th के टीचर्स ने भी बताया कि ये तो वर्क डन जीरो होता है। ये बुक सबके पास है, ठीक है, इसमें लिखा है द वर्क डन बाय पुली इज जीरो। लेकिन ये गलत है, वर्क डन बाय पुली इज जीरो नहीं होता है। अगर मैं आपको बोलूं कि वर्क डन बाय पुली जीरो नहीं होता है, आप प्रूफ करिए कि वर्क डन बाय पुली जीरो नहीं होता है, देयर इज ए पॉजिटिव वर्क डन बाय द पुली, तो आप कैसे करेंगे? सुनिए, वर्क डन बाय पुली, पुली को स्टेशन के बाहर आना है। बाहर आने के लिए उसको अपनी बॉडी को अलोंग विद द लोड, अपनी बॉडी को किधर मूव करना पड़ेगा? सामने। देयर इज ए इंटेंशन ऑफ मोशन, किस तरफ? सामने। अगर उसका इंटेंशन ऑफ मोशन सामने है तो उसको अपोज कौन करेगा? किधर? पीछे। अब फ्रिक्शन उसको पीछे अपोज करता है और इसको आगे बढ़ना है, तो पुली को फोर्स किधर लगाना पड़ेगा? आगे लगाना पड़ेगा, सामने लगाना पड़ेगा। क्यों? वो किसको कैंसिल करना चाहता है? फ्रिक्शन को। उसका इंटेंशन सामने जाने का है, उस इंटेंशन के कारण फ्रिक्शन किधर बनता है? पीछे। उस फ्रिक्शन को कैंसिल करने के लिए वो किधर फोर्स लगाता है? सामने। तो पुली ने किधर फोर्स लगाया? डिस्प्लेस किधर हुआ? दोनों एक ही डायरेक्शन हो गए। देन हाउ इज द वर्क डन? होगा पॉजिटिव वर्क डन। समझ आया? तो यहां पर थोड़ा आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचने की जरूरत है। हम कर क्या रहे हैं? फोर्स अप्लाइड बाय द बॉक्स किधर है? नीचे। डिस्प्लेसमेंट डन बाय द पुली किधर है? अरे जब फोर्स अप्लाइड बाय द बॉक्स है तो डिस्प्लेसमेंट बाय द बॉक्स से मल्टीप्लाई करो ना। डिस्प्लेसमेंट बाय द पुली से क्यों मल्टीप्लाई करो? अगर आप डिस्प्लेसमेंट पुली का लेते हैं तो फोर्स भी किसका लेना? पुली का। बॉक्स का फोर्स क्यों लेते हैं? और हम बड़ी शान से करते हैं बॉक्स अप्लाइड द फोर्स डाउनवर्ड, पुली मूव्स फॉरवर्ड, द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। ऐसा क्यों करना? तो देखिए, फोर्स कौन लगा रहा है? पुली लगा रहा है। किधर? सामने। बॉक्स किधर फोर्स लगा रहा है? नीचे। तो बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है?
0, तो बॉक्स ने कितना काम किया? 0, बॉक्स को पैसा मत देगा, नो प्रॉब्लम। समझ आया? तो ये होता है पुली ने कैसा वर्क किया, पॉजिटिव वर्क। सो दिस इज पॉजिटिव वर्क डन। So work done may be positive, work done may be negative, work done may be 0। पर आपको कंसीडर क्या करना है? जिस फोर्स ने काम किया उस फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट लीजिए। फोर्स आप A को लेके डिस्प्लेसमेंट B ने जो किया वो नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट मैं कर रहा हूं और फोर्स आप लगा रहे हो, उस फोर्स के साथ ये वाले डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। ठीक है? ओके, सो दिस इज वर्क डन पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ये कैलकुलेशन। हाँ जी, इधर ध्यान दीजिए। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स के एग्जांपल, एक एक एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। मैंने एक बॉल को ऊपर पुश किया, ऐसे हाथ पे बॉल को रखा और ऐसे 1 मीटर ऊपर ले गया। जब यहां से मैं बॉल को यहां तक ले जाता हूं, मेरे हाथ में यहां बॉल है, तो मुझे बॉल पर कितना फोर्स लगाना? mg। बॉल का मास कितना है? m। अर्थ के कारण ग्रेविटी कितनी है? g। बॉल को अर्थ कितने फोर्स से नीचे खींच रही है? mg। मैंने अपना हाथ बीच में लगाया तो मुझे कितना रिएक्शन देना पड़ेगा? mg। तो मैंने कितना फोर्स लगाया? mg। यहां से बॉल यहां तक गया, ऐसा। अब मैं बॉल पे कितना फोर्स लगा रहा हूं? mg। अब ये बॉल यहां तक चला गया, अब मैं बॉल पे कितना फोर्स लगा रहा हूं? और बॉल को मैं यहां तक ले गया, अब बॉल पे कितना फोर्स है? mg। हर जगह पे इस तरह का जो फोर्स होता है इसको हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट फोर्स या यूनिफॉर्म फोर्स। ठीक, तो दूसरा फोर्स कौन सा होता है? दूसरा फोर्स देखिए, ये एक बॉल है, इस बॉल के साथ में एक स्प्रिंग लगा हुआ है। दैट स्प्रिंग इज लाइक दिस। ये इस स्प्रिंग को मैंने दबाना शुरू किया। यहां से जब मैंने ऐसे दबाया तो मुझे कुछ फोर्स नहीं लगा। जब यहां तक दबा लिया तो ये थोड़ा सा दबने के कारण टाइट हो गया। टाइट होके ये वापस धक्का मारने लगा। फिर भी मैं इसको दबाना चाहता हूं तो मुझे F लगाना पड़ा 2 न्यूटन। थोड़ा सा और दब गया। अब यहां से मुझे और दबाना है। अब ये ज्यादा कंप्रेस हो चुका है तो इस पे ज्यादा फोर्स लगेगा और अब मुझे कितना लगाना पड़ेगा? 5 न्यूटन। यहां जाकर इतना ज्यादा दब गया है कि एकदम टाइट हो गया। अब थोड़ा सा भी दबाना हो तो मुझे बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा, 10 न्यूटन। यहां से यहां तक मैंने इसको डिस्प्लेस किया, S। मुझे वर्क डन निकालना है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो मेरे को मिल गया, यहां से यहां तक मैंने नाप लिया। सपोज दिस इज 2 मीटर, नाप लिया। बराबर F कितना है? ये वाला जो F है, ये वाला F कौन सा F है? वेरिएबल। तो जब हम डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो 2 तरह के फोर्स नेचर में हो सकते हैं। एक कांस्टेंट या यूनिफॉर्म फोर्स, दूसरे वेरिएबल। तो वर्क की कैलकुलेशन जब हम कांस्टेंट फोर्स से करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर जगह फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पूरा डिस्प्लेसमेंट एक ही बार में हमने ले लिया। ये यहां से यहां तक पूरा डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? mg मल्टीप्लाइड बाय 2 मीटर। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पे फोर्स कितना है? mg। लेकिन यहां पर इस 2 मीटर को मुझे नहीं पता है, 0 से मल्टीप्लाई करूं, 2 से करूं कि 5 से करूं कि 10 से करूं, नहीं हो सकता। ये एक प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे फोर्स में, वेरिएबल फोर्स में वर्क की कैलकुलेशन कैसे होगी? तो इसके लिए आपको एक छोटी सी चीज और समझनी है। वो है कि जब हम एक स्प्रिंग को दबाते हैं तो उसके लिए हम लोग अब पढ़ते हैं फोर्स ऑन स्प्रिंग। फोर्स ऑन स्प्रिंग, जितना हम इसको दबाएंगे इसका डिस्प्लेसमेंट ये होते जा रहा है। इसके डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या नाम दिया? x। x goes on increasing।
जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे f भी बढ़ता जाएगा। सो f इज प्रोपोर्शनेट टू x। फोर्स और ये कंप्रेशन, जितना हमने कंप्रेस किया दिस। अगर हम मैथमेटिकली इसको इक्वल करेंगे तो हमको बीच में एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा k। सो दिस इज k इंटू x। व्हाट इज दिस k? k इज इक्वल टू f अपॉन x, फोर्स पर यूनिट लेंथ। x इज व्हाट? लेंथ, कंप्रेशन, फोर्स पर यूनिट कंप्रेशन, ये होता है k। और इसका हमने नाम रखा, इसका नाम रखा स्प्रिंग कांस्टेंट। तो इसके दो नाम चलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। ओके, ये क्या बताता है? K बताता है अगर x को हम 1 कर दें, 1 मीटर, तो K किसके बराबर हो जाएगा? F। तो इसी को यहां लिखते हैं, if x is equal to 1 meter, then F, then K is equal to F। स्प्रिंग कांस्टेंट, spring constant is the force. Spring constant is the force required to compress, और compress का उल्टा extend, दोनों में force लगता है, to compress और extend the spring by unit length, by unit length। तो एक स्प्रिंग को एक यूनिट लेंथ दबाना है, जितना फोर्स लगाना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा? उसका स्प्रिंग कांस्टेंट। जो स्प्रिंग मोटी तार का बना होता है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होता है, जो पतली तार का होता है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम होता है, नरम होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम, हार्ड का स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अच्छा, अब ये बताइए व्हाट विल बी यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट? यूनिट ऑफ K, बोलो जल्दी। न्यूटन, यस, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर किसका यूनिट है? स्प्रिंग कांस्टेंट, याद रखिएगा, अदरवाइज बिल्कुल आपको याद नहीं आएगा। न्यूटन पर मीटर पहली बार आया है और थोड़ा सा अजीब है। अब इसकी डायमेंशंस बताइए, K की डायमेंशंस। F की क्या होती है? MLT-2 डिवाइडेड बाय L। तो क्या बचा? MT-2 L टू द पावर 0, ठीक है, MT-2। ये किसकी डायमेंशंस है? स्प्रिंग कांस्टेंट। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि बाद में जाके आपने एक क्वांटिटी पढ़नी है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। यही चीज है, यही यूनिट और यही डायमेंशन। उस समय हम आपसे पूछेंगे कि ये यूनिट और किसकी थी, ये डायमेंशन और इसका था। सो सरफेस डायमेंशन, सरफेस टेंशन एंड स्प्रिंग कांस्टेंट हैज सेम यूनिट्स, सेम डायमेंशन। ये डायमेंशन में क्वेश्चन आता है, इसमें तो नहीं। एनीवे, ये फोर्स आ गया। ओके, अब एक छोटा सा कैलकुलेशन और है। एट एनी डिस्टेंस x, हाउ मच इज द फोर्स? इसको हमने लिखा एट ए डिस्प्लेसमेंट x, force is kx for a small displacement dx, work done dw
इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दोनों एक ही डायरेक्शन में हो रहे हैं तो थीटा कितना होगा 0, cos थीटा की वैल्यू 1, इसलिए हम उसको नहीं लिख रहे। सो वर्क डन dw इज इक्वल टू f इनटू dx। ओके, और f किसके बराबर है kx इनटू dx। देन टोटल वर्क डन फॉर डिस्प्लेसमेंट x तो ये सॉरी मुझे इसे लिखना है dw, वर्क डन dw f dx, f को kx लिखा, सो dw इज इक्वल टू kx इनटू dx। देन टोटल वर्क डन के लिए हमने दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया, dw को और इधर kx dx को, और x की वैल्यू कहां से कहां ले गए 0 से लेके x तक, kx k एक कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, और x dx का x स्क्वायर अपॉन 2, x स्क्वायर अपॉन 2 में एक बार आप x रखेंगे तो x स्क्वायर अपॉन 2 होगा, माइनस 0 करेंगे तो माइनस 0 आ जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा kx स्क्वायर अपॉन 2। दिस इज हाफ ax स्क्वायर। दिस इज व्हाट w, वर्क डन। तो ये जो चीज आपने की क्या निकाला, तो इसको हम लिखते हैं वर्क डन इन कंप्रेसिंग एक्सटेंडिंग ए स्प्रिंग by distance x। this work done क्या फॉर्मूला होगा हाफ kx square, and what is this k? K is spring constant। ये होता है वेरिएबल फोर्स का वर्क, और कांस्टेंट फोर्स का तो सीधा सीधा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट mg इनटू x। एक mg वाले बॉल को h हाइट तक उठाया तो वर्क डन कितना हो जाएगा mg इनटू h, दैट इज वर्क डन। और स्प्रिंग को दबाया तो वर्क डन कितना होगा हाफ kx स्क्वायर। ये वाला डेरिवेशन आपको याद करना है, क्योंकि इसकी कहीं ना कहीं आपको जरूरत पड़ती है। ओके, so this is work done by the different forces and it is all about the work done। नेक्स्ट क्लास हम लोग पावर के